हेलो क्लास। आज हम भारत की प्रमुख विशेषताएं ये संविधान के चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। और साथ ही एक चीज़ याद रखना है कि हमारे स्टेट में जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या बिजनेस एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। देखिए, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें हम पहला देखते हैं सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा और कैसा है, लिखित संविधान। अच्छा, लिखित संविधान का मतलब क्या है कि ऐसा कोई और संविधान है क्या जो अलिखित हो या मौखिक हो? हाँ, तो ऐसा संविधान है अलिखित और मौखिक, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है मौखिक है। ऐसा संविधान है जिसे मुंह से बोला गया है, जैसे कि हमारे गाँव में जैसे पंचायत लगता है, वहाँ जो भाग सुना दिया जाता है, जो उनका जजमेंट होता है, ऐसा ही टाइप का यहाँ ब्रिटेन का मौखिक और लिखित संविधान। अब विश्व का पहला लिखित संविधान, ये ऐसा प्रश्न जब आता है पेपर में, प्रश्न पहले ही पूछा गया है, तो देखिएगा विश्व का पहला लिखित संविधान ये है अमेरिका का। ठीक है, अब भारत का संविधान सबसे लंबा है और साथ ही लिखित संविधान है। ये जानेंगे कैसे कि देखिए, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भाग 22 था और अनुसूची जो है 8। ये कब है? जब मूल संविधान, इसको ध्यान रखना। जब प्रश्न ऐसा है कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, तो 22 देंगे, और अनुसूची कितनी थी, तो 8। अब चूंकि समय बीतते गया है, संविधान बनके जो 1949 में अंगीकृत हो गया था, ठीक है, तो ध्यान देते हैं वर्तमान में कैसा है इसकी स्थिति। तो चले, तो वर्तमान में हम देखते हैं जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 470 है, भाग जो है 25 है और अनुसूची जो है 12। अब मूल संविधान में देखिए, यहाँ पे भाग 22 था, जो वर्तमान में बढ़ के हो गया 25। कितना ज़्यादा बढ़ा है? तो 3। उसी तरह अनुसूची की संख्या मूल संविधान में जो है 8 है और वर्तमान में है कितना? 12। इसको ध्यान रखना, पेपर में जब पूछता है तो दोनों के बारे में पूछता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था, भाग कितना था और अनुसूची कितनी थी। और साथ ही ये भी पूछता है कि वर्तमान में जो हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना है, भाग कितना है, अनुसूची कितनी है। पेपर बनाते समय ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए, सेकेंड विशेषता यह है कि विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया है। भारत का जो ये संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूची, वो संविधान देता है। इसको विभिन्न स्रोतों से उस समय लिया गया था। अब कहाँ से लिया गया था, इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए, जो संविधान का जो अधिकांश भाग है, जो ज़्यादा भाग है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, इसका मतलब यह है कि अलग अलग देशों से लिया गया है, दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। उसमें आप एक देश देखते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन उस समय चूँकि भारत जो है ब्रिटेन का औपनिवेशिक क्षेत्र था उस समय, तो ब्रिटेन से हमें भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ आया। यहाँ है संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिए हैं लोग। संसदीय विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति की विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रक्रिया और परमाधिकार लेख, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। इसको याद रखेंगे, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में कोर्ट के भाषा में और साथ ही वनडे एग्जाम और आने वाले विशेष एग्जाम में या इसमें से प्रश्न आपको देख लेते हैं। अब ब्रिटेन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या किया गया है? तो जो हमारे मूल अधिकार है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जो हमारा न्यायालय है, न्यायालय कहने का मतलब आपका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो जिला न्यायालय, ये जो शक्ति है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, कहने का मतलब ये है कि जो होगा भारत में वो संविधान के अनुसार ही होगा, मतलब संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, जो है संविधान ही सर्वोच्च है। और निर्वाचित राष्ट्रपति या महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये सब भी हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से याद रखें, ये पेपर में आएगा। तो साथ ही आपको याद रखना है कि स्रोत कहाँ से लिया गया है। जैसे कि कोर्ट भाषा में जैसे प्रश्न कभी आपको देखने को मिलेगा वनडे एग्जाम में, कि पूछा कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है, तो वहाँ आपका रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आपको उत्तर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कनाडा। कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये लिया गया है कनाडा से। साथ ही केंद्र के पास शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन में लिया गया है कनाडा से। राज्यपाल, हमारे देश में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है
उसका जो प्रावधान वो कनाडा के संविधान के जैसा ही है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय यूनियन ये भी कनाडा से ही लिया गया है। चलिए अब आयरलैंड, हमारे देश में जो राज्य का नीति निषेध तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के लिए जो निर्वाचन संबंधी जो क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन जो होता है, हमारे संविधान में भी यही प्रावधान है, ये आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञान, कला, समाज सेवा, राज्यसभा में के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन ये हमारे संविधान में भी होता है और ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब देखते हैं फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। ये अक्सर प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये भी फ्रांस से लिया गया है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, मतलब दोनों साथ मिलकर कानून बनाते हैं। ऐसी कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमारे संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बुलाई जाती है। ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे देखते हैं जर्मनी। लोग जर्मनी के संविधान के बारे में जानते हैं, लेकिन याद रखना जर्मनी को वाइमर के भी सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में लोग आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो लिया गया है वो जर्मनी और वाइमर के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के मतलब कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये उस समय निलंबित हो जाता है जब तक आपातकाल लगा रहता है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। साथ ही पूर्व सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ है वर्तमान में यह रूस है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय के आदर्श को पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नम्यता अनम्यता का मिश्रण। संविधान न तो अत्यधिक लचीला है और न ही अत्यधिक कठोर है। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान जो जैसे मूल संविधान था उसमें आवश्यकता अनुसार आगे आने समय में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन ऐसा होगा जिससे संविधान की जो मूल संरचना है उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा मेजर चेंजेस ना आए, ठीक है। तो जैसे ये अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रावधान, ठीक है, जैसे कि विशेष बहुमत, कुल सदस्यों के उपस्थित में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। साथ ही दूसरा प्रावधान यह है कि विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली इसको समझिए कि है क्या, जैसे संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय की जो भारत की जिस मांग थी, जो भौगोलिक ढांचा था, जैसे भारतीय की उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उसके हिसाब से बनाया गया था। लेकिन समय बदलते गया, जिसके अनुसार संविधान में कुछ परिवर्तन करने जरूरी हो गए थे। तो ये परिवर्तन जो है इस दो प्रावधान के तहत किया जा सकता है, जिसमें विशेष बहुमत और विशेष बहुमत कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन होता है। अब एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। और नागरिकता के बारे में हमें जानकारी जो है अनुच्छेद 5 से 11 में मिलती है, जो भाग 2 में, ठीक है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम, याद रखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम पेपर में पूछा जाता है, जो 1955 में आया था। कभी पेपर में ऐसा पूछा गया भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आ गया, तो 1955 में। और भारत की जो नागरिकता किन तरीकों से मिलती है, तो ये वो विशेष तरीके हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे जन्म के द्वारा, मतलब किसी के जन्म अगर भारत में हो गया तो उसे स्वतः ही भारत का जो नागरिकता वो मिल जाता है। वंश क्रम के द्वारा, ठीक है, जैसे हमारे जो पूर्वज जो निवास करते थे भारतीय जिस क्षेत्र में, उसके आधार पर नागरिकता मिल जाती है। ये रजिस्ट्रेशन द्वारा जो तीसरा है। चौथा है देशीकरण के द्वारा। और पांचवा है भारत के भूभाग के सम्मिलित हुआ है। कहने का मतलब जो भाग अभी भारत वर्तमान में सम्मिलित नहीं है, लेकिन भविष्य में सम्मिलित होंगे, वहाँ जो लोग निवास करते हैं वह स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। चलिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं में आज हम देखते हैं वयस्क मताधिकार के बारे में। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष। ये जो है याद रखना है कि 18 वर्ष होने पर भी आप क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न जो वनडे एग्जाम या पीएससी एग्जाम पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन
मतदान की आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक की गई, तो ये याद रखना है 1989 में। और वह कौन सा संविधान संशोधन है, तो वह 61वां संविधान संशोधन। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसमें इन दोनों का संरक्षक जो है हमारे यहाँ मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का संरक्षक दोनों है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये उच्चतम न्यायालय होता है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, ये उच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें जिला कोर्ट और साथ ही इसके अधीन जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं वो आते हैं। अब देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता के बारे में। तो संविधान के तहत जो हमारा संविधान है ये सर्वोच्च है। कोई भी पद या कोई भी प्रक्रिया संविधान से ऊपर नहीं है। याद रखना है हमारे देश में जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो होता है संविधान के तहत ही होता है। कोई भी पद, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में ब्रिटेन की ही तरह, अच्छा इसके पहले हम क्लास में पढ़े थे कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटेन की ही तरह संसदीय शासन प्रणाली का शासन का संचालन किया जाता है। तो विधायिका कार्यपालिका के मध्य समन्वय पर व सहयोग पर आधारित है। अब आगे देखते हैं संसद की भूमिका अहम होती है। संसद की भूमिका अहम होती है क्योंकि संसद ही भारत में जो संविधान है उसका कानून बनाता है। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल जहाँ कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान होता है, ये होता है संसद की भूमिका में देखते हैं कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान होता है। कौन होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऐसे ही कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं करती, बल्कि उनके स्थान पे देश में प्रधानमंत्री करता है और राज्य में जो है मुख्यमंत्री करता है। चलिए अब आगे देखते हैं त्रिस्तरीय शासन और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ये विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, केवल भारतीय संविधान में ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें देखिए केंद्र, राज्य और स्थायी स्तर कहने का मतलब ये होता है हमारे ग्राम पंचायत और साथ ही ये जिला पंचायत। ठीक, शासन संचालन में सुगमता और पारदर्शिता हेतु 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उल्लंघन किया गया। ठीक, अब देखते हैं आपात देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक प्रावधान मौजूद था, जो है कि भाग 18 में है। और इसमें देखते हैं 3 प्रावधान है, जिसमें आपातकाल के राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 में दिया गया है, साथ ही राष्ट्रपति के शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब है जब किसी राज्य में वहाँ का संवैधानिक कार्यपालिका देखा जाए तो वो विफल हो जाता है, उसको सुचारू रूप से चलाने में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया। ये तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि पेपर में आता है, साथ ही उन्होंने एग्जाम में आपको किसी पेपर में देखने को मिला। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की केंद्रीकृत व्यवस्था 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये लाया गया। और ये जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये स्थानीय स्तर के निकायों में है, निकायों में लागू है, जैसे कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। चलिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं में हम अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चतमय समन्वय। अब ये कैसे, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय हमारी जो है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति से जो असंवैधानिक कानून है उसको अवैध घोषित कर सकती है। साथ ही दूसरी बात यहाँ देखते हैं संसद के पास जो संवैधानिक शक्ति है उसके माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। ठीक, अब मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व, यह भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। देखते हैं संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें मूल अधिकारों की संख्या है 6 और जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो भाग 3 में है। ठीक, अब इसके साथ मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार के बाद है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और अनुच्छेद 6 से 51 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं मूल कर्तव्य। संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखेंगे जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य का क्या संविधान में उल्लेख है, तो हमें यह बताना है कि मूल कर्तव्य का संविधान में उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्य के बारे में हमारे संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक,
चलिए आगे, पंथ निरपेक्ष राज्य। चलिए पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, किसमें जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में। और पंथ निरपेक्ष शब्द यही प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको याद रखना है, ये प्रश्न ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, CGPSC में भी, साथ में वनडे एग्जाम में भी। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ये धार्मिक जो भेदभाव है ना, उससे रिलेटेड है कहना चाहिए। इसमें बोला गया है कोई भी ऐसी नीति ना अपनाए, जैसे कोई भी ऐसी नीति ना अपनाए, ये व्यक्ति विशेष के लिए है जिसमें ये समाज और साथ में सरकार को जो किसी व्यक्ति के विशेष को धर्म के आधार पर भेदभाव करे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान की विशेषताएं पढ़, जिसमें संघात्मक संविधान की तो एकात्मकता की और झुकाव। कहने का मतलब हमारे संविधान की विशेषताएं में इतने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे पीछे हमने पढ़ा है। नीति निषेध तत्व, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। विश्व के किसी भी संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं है, केवल हमारे संविधान को छोड़कर। स्वतंत्र निकाय, आपात उपबंध, पंथ निरपेक्ष, वयस्क मताधिकार, और साथ में ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ना ही अधिक कठोर है, ना ही अधिक लचीला है। और इसमें अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट प्रावधान है। ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली। इतनी सारी बातों के होते हुए भी हमारा जो है संविधान जो है एकात्मकता की ओर झुकाव है। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार। ठीक है, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पेपर में ऐसा ही आएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब मूल अधिकार है क्या? तो सबसे पहले ये है कि मूल अधिकार संविधान में तो उल्लेखित है। ये चीज़ जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार सबसे पहले तो संविधान में उल्लेखित है, जिसके द्वारा मूल अधिकार के ही तहत हम लोग अपने अधिकार के बारे में आगे जान पाते हैं, जिसको आगे लिखा हुआ है, इसको आगे पढ़ेंगे कि हमारे मूल अधिकार के तहत जो अधिकार हैं वो है क्या क्या। तो मूल अधिकार आवश्यक इसलिए कि इससे व्यक्ति जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक विकास हेतु मतलब उसका विकास हो पाता है, इसलिए आवश्यक है। अब मूल अधिकार के जो संवैधानिक उपबंध है इसको देखते हैं। पहली बात तो है कि मूल अधिकार को लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार है भाग 3 में, और भाग 3 को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है, और मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 1235 में है। ठीक, और मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, यह भी याद रखना है। मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को संरक्षण प्राप्त नहीं था। और मूल अधिकार कुल 7 थे। कितने? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। एक कहाँ गया उसके बारे में देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। इसमें जो संपत्ति के अधिकार था इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार है ये जो है अब मूल अधिकार ना होकर ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। और पहले कितने थे, या मूल अधिकार कुल पहले कितने थे बनने के समय? वो थे 7 थे। और मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ठीक, अब देखते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है, नागरिक को सशक्त नागरिक बनाता है ना, एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ विरोध दर्ज करा पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मूल अधिकार हमें एक ऐसा सशक्त नागरिक बनाता है जिससे जो सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ लोग विरोध दर्ज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मूल अधिकार के बारे में कुछ। ये जो है कहना चाहिए इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि या मूल अधिकार का ये इतिहास है, इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की। ठीक है, और जिसका प्रारूप तैयार किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए प्रश्न कब, तो मूल अधिकार के बारे में मांग कब किया गया? तो 1931 में। कहाँ? कराची अधिवेशन में। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जिसका प्रारूप मूल अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना है। ठीक, अब मूल अधिकार हैं क्या जिनके बारे में अभी हम देखते हैं। तो मूल अधिकार की संख्या 6 पहले थी,
7 जिसमें संपत्ति के अधिकार भी मूल अधिकार में शामिल था, इसको 300 का अनुच्छेद 300 का के तहत हटाकर अब कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो प्रश्न अगर ऐसा आता है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है या हाँ संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार या कानूनी अधिकार, तो हमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लेना है। ठीक, अब चलिए मूल अधिकार जो 6 हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। और संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब आगे की क्लास में हम लोग समानता के अधिकार के जो अनुच्छेद 14 से 18 हैं उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा ही शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 को डिटेल में ये आगे कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब एंड अप करते हैं।